मैं डॉक्टर शंकर पासवान, एसओडी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ए कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ B.R. अम्बेडकर, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, जेल कॉलेज हाजीपुर के छात्र छात्राओं को, पार्ट 3 के छात्र छात्राओं को आज मैं ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम्स का नियम पढ़ाएंगे। छात्रों, ग्रेशम्स लॉ महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पूर्व इंग्लैंड के विभिन्न आकार, प्रकार व वजन के सिक्के चलन में थे, जिनमें अधिकांश सिक्के घिसकर निकृष्ट हो चुके थे। वैसी स्थिति में महारानी ने नए सिक्कों का चलन में डाला, जो कुछ समय तक चलन में रहने के पश्चात धीरे धीरे विलुप्त हो गया और पुराने तथा निकृष्ट सिक्के ही चलन में रहे। महारानी की आशा इसके विपरीत यह थी कि नए सिक्के चलन में आने पर पुराने सिक्के चलन से हटकर सरकारी कोष में लौट जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक सलाहकार थॉमस ग्रेशम एक व्यापारी थे। प्रधानमंत्री महारानी एलिजाबेथ ने अपने प्रधानमंत्री सर विलियम को यह सुझाव दिया। विलियम ने एक व्यापारी जो थॉमस ग्रेशम थे उसके सामने यह प्रश्न रखे और ग्रेशम ने बताया कि पुराने कम मूल्य वाले सिक्कों के चलन में होने के कारण अच्छा तथा अधिक शुद्ध सोने का सिक्के लोगों के गलाने अथवा अपने पास धन के रूप में रखने के कारण संचलन से बाहर हो गए हैं। ग्रेशम के पूर्व भी मुद्रा की इस प्रवृत्ति की व्याख्या की जा चुकी थी। 25वीं शताब्दी में लिखी गई एरिस्टोफेन जो फ्रॉक नामक पुस्तक में इस प्रवृत्ति के कुछ संकेत दिए थे। लेकिन ग्रेशम के नियम मौद्रिक मूल्य वाला सिक्का चलन में बताया गया। इस प्रकार ग्रेशम के नियम यह कहा जाता था कि हीन मुद्रा में उत्पन्न उत्तम मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देने की प्रवृत्ति होती है। बैड मनी डेराइव गुड मनी आउट ऑफ द सर्कुलेशन। अर्थात के महान पंडित प्रोफेसर मार्शल ने ग्रेशम के नियम की व्याख्या इन शब्दों में की है। यदि बैड मुद्राएं परिमाण में सीमित नहीं है तो वे अच्छी मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। इंफीरियर करेंसी इफ नॉट लिमिटेड इन क्वांटिटी विल derive out the superior currency। इस प्रकार ग्रेशम के नियम के अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टीकरण इस प्रकार होगा कि कोई भी वस्तु जिसके मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों ही उपयोग होते हैं, उस उपयोग में आने की प्रवृत्ति दिखाएगी जिसमें उसका मूल्य ऊंचा रहता है। ये मोर पर स्टेटमेंट ऑफ द ग्रेशम्स लॉ, ए कमोडिटी दैट हैज वैल्यू इन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी यूज will tend to move
to that using which its value is the higher, according to John D. Rawls। इस प्रकार ग्रेसम ने मुद्रा को, जब अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ चलन में हो तो मानव अपने स्वभाव के वशीभूत अच्छी मुद्रा को अपने पास रखेगा, यह प्रवृत्ति है मानव में, और वास्तविक चलन में केवल बुरी मुद्रा ही रहेगी। ग्रेसम का इस सिद्धांत की तथ्य ग्रेसम का जो ये सिद्धांत है यह तथ्य पर आधारित है कि ग्रेसम्स लॉ लागू होने के प्रमुख कारण है। छात्रों, ग्रेसम्स लॉ के बारे में जो नियम बताए गए हैं उसके कुछ कारण है, कुछ घटक है जो इस प्रकार है, जो उसके कारण इस पर टिका हुआ है। मैं पहला है, ये छात्र को हम ये समझाना चाहते हैं कि जो संग्रह अथवा संचय के लिए जो अच्छी मुद्राएं चलन से निकाल ली जाती है, मुख्य कारण है इसका। सेकेंडली, अच्छे तथा अधिक धात्विक मूल्य वाले सिक्कों को गलाकर लोग लाभ कमाते हैं और बुरे सिक्कों के चलन में रखते हैं। ये टेंडेंसी है लोगों का। ग्रेसम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि थर्डली है, विदेशों के भुगतान के लिए भी अच्छे सिक्के दिए जाते हैं, क्योंकि वह धातु के वजन तथा मूल्य के आधार पर हिसाब लगाना पड़ता है। इसलिए आंतरिक चलन में कम मूल्य के घिसे हुए निश्चित सिक्के रह जाते हैं। नियम के जो स्कोप है, जो स्वयं ग्रेसम ने नियम के क्षेत्र का स्पष्टीकरण केवल एक धातुवान के अंतर्गत किया था, परंतु वास्तव में यह नियम प्रत्येक मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत किसी न किसी रूप में लागू होता है। स्पष्ट है, एक धातुमान के अंतर्गत स्वर्ण अथवा चांदी किसी एक धातु की प्रधान मुद्रा चलन में रहती है तथा छोटे भुगतानों के लिए घटिया वस्तुओं की हल्की और विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलन में होती है। वास्तव में ग्रेसम का नियम दो परिस्थितियों पर लागू हो सकते हैं। प्रथम, यदि केवल पूर्ण कार्य सिक्के ही प्रचलित होते तो पुराने और घिसे हुए सिक्के मुद्रा के रूप में नए सिक्के के प्रचलन से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनका प्रयोग दलाने, संचय करने तथा निर्यात के लिए किए जाने लगता था। द्वितीय, जब पूर्ण कार्य सिक्कों के साथ साथ कम धात्विक मात्रा अथवा शुद्धता के सिक्के भी प्रचलित होते थे तो वे सिक्के बुरी मुद्रा होंगे और पूर्ण कार्य सिक्कों का चलन समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार सेकेंडरी है, द्विधातुमान के अंतर्गत स्वर्ण तथा चांदी के सिक्के प्रमाणिक मुद्रा के रूप में एक साथ चलन में होते हैं और उनका टकसाली अनुपात निर्धारित कर दिया जाता है, परंतु व्यवहारिक रूप से वे दोनों धातुओं का मध्य विनिमय जो एक्सचेंज अनुपात में एक्सचेंज जो प्रोपोर्शन है बाजार में वैधानिक तथा टकसाली अनुपात में भिन्न हो जाते हैं। इस प्रकार एक धातु के सिक्के अधिमूल्यक ओवर वैल्यू तथा दूसरी का अधोमूल्यक अंडर वैल्यू हो जाते हैं। इस प्रकार जिस धातु का मूल्य बाजार में बढ़ जाता है उस धातु के सिक्के चलन से बाहर होने लगते हैं तथा कम बाजार मूल्य वाली धातु के सिक्के चलन में रहते हैं, ताकि वो व्यापारी और लोगों की प्रवृत्ति है कि अच्छे सिक्कों को रख लेते हैं और गलाकर उससे अधिक अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं, अधिक पैसा लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि किसी देश में सोने चांदी के प्रधान मुद्राएं चलन में है तो सरकार उनके बीच निर्धारित विनिमय अनुपात और यदि बाजार में चांदी मूल्य बढ़ जाता है तो चांदी से कम सिक्के देकर ही बाजार में सोने का सिक्के प्राप्त किए जा सकते हैं। वैसी प्रवृत्ति है। लेकिन थर्डली है धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा के साथ चलन के अंतर्गत
यदि धातु मुद्रा तत्व मुद्रा का साथ साथ प्रचलन हो तो धातु मुद्रा अच्छी मुद्रा समझी जाती है। छात्रों, यह समझने की बात है कि चलन से अच्छी मुद्राएं समझी जाती है और चलन से निकल जाती है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा की निकासी अधिक होने की पर तो यह प्रवृत्ति अधिक तीव्र हो जाती है। प्रथम महायुद्ध काल में इंग्लैंड में स्वर्ण मुद्रा के साथ पत्र मुद्रा भी चलन में आई थी और जिसे स्वर्ण मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था। द्वितीय महायुद्ध काल में भारत में नोटों की मात्रा अधिक हो जाने पर धातु के बने रुपये चलन से बाहर हो गए थे। इस प्रकार विद्यार्थी छात्र इस बात पर ध्यान दें कि जो कारण है, जो ग्रेसन प्रोफेसर ग्रेसन के द्वारा जो एक व्यापारी थे जिन्होंने मुद्रा के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से एक अच्छी मुद्रा और खराब मुद्रा के बारे में बताया उन्होंने और स्पष्ट किया। तो इस प्रकार हम उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि ग्रेसन के नियम का क्षेत्र किसी एक मुद्रा मान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका काफी विस्तृत क्षेत्र है। परंतु ये स्मरणीय हो कि अच्छी और बुरी मुद्राएं तुलनात्मक रूप में होती है और एकाकी मुद्रा नहीं। वही मुद्रा जो परिस्थितियों में अच्छी मुद्रा होती है, अन्य परिस्थिति में बुरी मुद्रा पर एक रूप में धारण कर सकती है। इस प्रकार हम ग्रेसन के लॉ के बारे में ये स्पष्ट धारणा है और इसकी सीमाएं भी हैं, कुछ अपवाद हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।